हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज की सैटरडे स्पेशल क्विज लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगी और साथ ही जहां पर ज़रूरत होगी उनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी क्वेश्चंस में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में नीचे आपको लाइव चैट में अपना आंसर देना है और अगर कोई डाउट हो तो साथ साथ आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, और ये टेस्ट डेली 10 बजे होता है, ठीक है। डेली 10 बजे आप आ सकते हैं अपना टेस्ट देने के लिए और डाउट पूछने के लिए। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी फर्स्ट होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इंडिया का, वर्ल्ड का या हरियाणा का जो भी फर्स्ट होगा ना, वो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? अशोक भाटिया को, ठीक है। अशोक भाटिया को मिला था पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस रचना के लिए मिला था इन्हें इनकी, तो ये भी याद रखना है। तो समुद्र का संसार, ओके, समुद्र का संसार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि समुद्र का संसार किसने लिखा है? ओके, तो लिखिए अशोक भाटिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसलिए इस बुक का नाम और ऑथर का नाम वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल हैज़ अ फोबिया फॉर हाइट्स एंड हैंस ही अवॉइड हाइकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोबिया? तो अभी आपको फोबिया का मीनिंग बताना है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। हिंदी में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि पेपर में भी इंग्लिश की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। एंड में मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी, लेकिन समझाने के लिए। ओके, सो डोंट वरी, आंसर दीजिए अभी जिसको पता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फियर ऑफ समथिंग। आप देखिए, अनिल है जो, उसे फोबिया है हाइट का, यानी कि ऊंचाई का, इसलिए वो हाइकिंग वगैरह अवॉइड करता है, यानी कि नहीं करता वो हाइकिंग। तो इसमें फोबिया का मतलब क्या है? अब आपको पता है फोबिया का मतलब क्या होता है। फियर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी से डर, किसी चीज़ का डर। किसी को डर होता है, ऊंचाई से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो वो क्या होता है? फोबिया होते हैं, ठीक है। इडियम। स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट अ पर्सन एंड एट द सेम मोमेंट दैट पर्सन हैपन्स टू। आंसर दीजिए अब इसका इडियम क्या होगा, जल्दी से देखिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, अभी जो सेकंड क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना 2020 में HSSC में एग्जाम्स हुए हैं ना, मैंने उन एग्जाम्स से उठाए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020 के ही HSSC के पेपर हैं ये, उनमें से सारे के सारे क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, सेकंड क्वेश्चन से लेकर और लगभग 41 क्वेश्चन तक आपके सारे के सारे 2020 के HSSC के पेपर हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? अपीयर। ओके, अपीयर होगा इसका आंसर। अब देखिए अपीयर क्या होगा, देखो। स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट ए पर्सन एट दैट सेम मोमेंट दैट पर्सन हैपन्स टू। अब हम कहते हैं ना स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब किसी शैतान के बारे में बात, एक तरीके से कहते हैं ना कि नाम लिया शैतान हाजिर, ठीक है। अपीयर्स यानी कि सामने आ जाए, ठीक है। अगर कोई पर्सन एकदम से सामने आ जाए और उसी की बात कर रहे हो तो क्या बोलते हैं कि नाम लिया शैतान हाजिर। ओके, तो ये मीनिंग उसी टाइप से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा है। तो बताइए इसमें से सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। सिंस वी वर लेट सो वी डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी। सिंस वी वर लेट वी डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी। Since we were being late, we decided for taxi. Since we were late, that was decided. बताइए अब इसमें सेंटेंस करेक्ट कौन सा है, जल्दी जल्दी। आई होप जिसको पता था उसने आंसर दे दिया होगा। तो आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? Since we were late, we decided to go by taxi. ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, बी इज करेक्ट। अब देखिए बी करेक्ट क्यों है इसमें। अब देखिए सिंस वी वर लेट, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? सो वी डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी। अब सो आ रहा है, सिंस के साथ सो ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। सो दैट, अब देखिए नीचे एक ऑप्शन और है डी ऑप्शन में, इसमें दैट आ रहा है, तो सिंस के साथ ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। दैट, सो दैट वगैरह, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज डैश गुड एट डांसिंग डैश सिंगिंग। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, शी से स्टार्ट होता है। शी इज डैश गुड एट डांसिंग डैश सिंगिंग। बताइए अब ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए 5 सेकंड है बस, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? नाइदर नोर, यानी कि शी इज नाइदर गुड एट डांसिंग नोर सिंगिंग,
यानी कि वो ना तो डांसिंग में अच्छी है और ना ही सिंगिंग में अच्छी है। जब भी कोई इस टाइप का सेंटेंस आ जाए ना कि वो ना तो इसमें अच्छा है ना इसमें अच्छा है, ना वो ये काम करता है ना वो ये करता है, तो हमेशा नाइदर नोर आएगा। और नाइदर के साथ हमेशा नोर ही आता है, नोट वगैरह नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शासकों ने भारत में शासन नहीं किया? तो इनमें से कौन से शासक थे, कौन से देश के शासक थे जिन्होंने भारत में शासन नहीं किया? बाकी सभी ने किया है, तो एक ऑप्शन छांटना है आपको, इनमें से बताइए। देखिए ये सारे एचएसएससी के क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन से जो स्टार्ट हुए हैं ना, और लगभग आपके 40 से ऊपर जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे अभी मैंने 2020 के जो पेपर हुए थे ना उसमें से उठा रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उन्हीं के हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम आपको मिल गया है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में शासन नहीं किया था, बाकी सब ने किया था, डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने। अगले ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब बताइए, अगले ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करंट का क्वेश्चन है वैसे तो, और एचएसएससी ने पूछा भी था, लेकिन अभी तो ये फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि ओलंपिक खेल तो हुए नहीं है। तो कौन करेगा मेजबानी, बताइए इनमें से। तो इसका आंसर क्या होगा? जापान। ठीक है, जो जापान जो देश है वो अगले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, और जापान जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया जापान कौन से द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, राजधानी भी याद रखिएगा क्योंकि ओलंपिक वगैरह खेल जिस देश में होते हैं उसकी राजधानी पूछ ली जाती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है, इनमें से बताइए कौन सी है? पूर्वांचल है, पश्चिमी घाट है, विंध्य है या अरावली है? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? विंध्य। ओके, विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो, वो मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य से है? यानी कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से हैं? बताइए इनमें से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको आता होगा सबको क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया पहले क्या थे? बताइए। जो राजा हेमू थे विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनमें मैंने आज दिन में आपको उनका पूरा नाम भी बताया था दिन वाली वीडियो में कि हेमू का पूरा नाम क्या था। तो बताइए, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे वो हरियाणा में शासन किया, वो पहले क्या थे इनमें से? बताइए जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापारी। ठीक है, राजा जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे वो पहले व्यापारी थे। अच्छा, मैंने दिन में आपको बताया था, जो राजा हेमू थे उनका पूरा नाम बताया था दिन में, तो मुझे देखना है किस किस को वो याद है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स कि जो राजा हेमू थे उनका पूरा नाम क्या था। आज मैंने दिन में ही जो वीडियो डाली है ना उसी में बताया था। बताइए जल्दी से किस किस को पता है कि राजा हेमू थे उनका पूरा नाम क्या था? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चौधरी देवीलाल पहले डैश थे, यानी कि चौधरी देवीलाल थे जो पहले क्या थे? किसान नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, न्यायाधीश थे या जीव विज्ञानी थे? बताइए क्या थे इनमें से? आंसर दीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ आपको कि ये क्वेश्चन 40 से जो ऊपर क्वेश्चन है वो सारे के सारे पुराने पेपरों के ही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता सेनानी, चौधरी देवीलाल स्वतंत्रता सेनानी थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कितने हैं? तो लगभग कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं हरियाणा में? संख्या बतानी है आपको टोटल, बताइए कितने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, 4, 8, 12 या 14? जल्दी आंसर दीजिए। 8। ठीक है, हरियाणा में टोटल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 8 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल को किस महीने में बोया जाता है? तो बताइए, खरीफ की फसल को किस महीने में बोया जाता है? बरसात के बाद, सर्दियों में, गर्मियों में या बरसात से पहले? आंसर दीजिए जल्दी से, कब बोया जाता है? अब देखिए एचएसएससी कितने माइनर से डिफरेंस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये तो सभी को पता है बरसात में बोई जाती है, लेकिन पहले बाद में ये भी डाल दिया एचएसएससी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बरसात से पहले। खरीफ की फसल को बरसात से पहले बोया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए ये मैंने हिंदी में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इसमें कुछ समझने का नहीं है, मैं आपको हिंदी में वैसे ही बता देती हूँ इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, जहाँ ज़रूरत है मैंने हिंदी में डाला है, डोंट वरी, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने सब जगह डाला हुआ है। तो बताइए इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? जावा, विंडो, लाइनक्स या एंड्रॉयड? बताइए जल्दी से।
हाँ मुझे याद आया, अभी मैं आपका कंप्यूटर स्टार्ट करने वाली हूँ अभी, उसमें हिंदी तो होगी ही, इंग्लिश भी होगी, थोड़ी मिक्स लैंग्वेज होगी। ओके, तो जल्दी मैं आपका कंप्यूटर स्टार्ट कर दूँगी, तो देख लीजिएगा जिसको कंप्यूटर करना है। उसके बाद सी लैंग्वेज भी स्टार्ट करेंगे बेसिक कंप्यूटर कराने के बाद। तो अब इसका आंसर क्या होगा? जावा। ठीक है, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जावा एक लैंग्वेज है, आप सभी को पता होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी विंडो, लाइनक्स और एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, पेपर में ऑप्शंस किसी भी तरह घुमा के पूछ सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म ऑफ GUI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो बताइए GUI की फुल फॉर्म क्या है, इनमें से जल्दी से आंसर दीजिए। ग्राफिकल यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरली यूज इंस्ट्रक्शंस, ग्राउंड यूज इन्फॉर्मेटिक्स या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटल, यानी कि कौन सा तत्व इनमें से एक धातु है? बताइए, क्लोरीन, जिंक, हीलियम या सॉरी नीचे एक और ऑप्शन सेम आ गया है, कोई नहीं, आप इनमें से आंसर दीजिए। क्लोरीन, जिंक, हीलियम, बताइए क्या है, धातु कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? जिंक। जिंक है एक धातु, बाकी सारी की सारी क्या है? अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। और ये जिंक क्या है? मेटल है। जिंक क्या होता है? जस्ता जो होता है ना, उसको जिंक बोला जाता है। ठीक है, आई होप हिंदी वालों को पता चल गया होगा, जस्ता। ठीक है, जिंक। इन द ह्यूमन बॉडी द ब्लड सप्लाइज, यानी कि शरीर के सभी भागों में किस चीज़ की आपूर्ति करता है? जो खून होता है वो शरीर के सभी भागों में, ब्लड जो होता है, खून होता है, किस चीज़ की आपूर्ति करता है? इनमें से बताइए, कार्बन, एंजाइम्स, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? पूरी बॉडी में क्या पहुंचाता है जो ब्लड होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, पूरी बॉडी में जो ब्लड है ना वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इंडस मेगा फूड पार्क मध्य भारत में कहाँ स्थित है? अब आप खुद ही देख लीजिए, हरियाणा जीके के साथ साथ इंडियन जीके भी पूछी जा रही है पेपर में। ठीक है, तो आप हरियाणा जीके के साथ साथ इंडियन जीके पर भी फोकस करिए। ओके, पेपर में पूछी जाती है उतनी ही। मैं जल्द ही आपके लिए अभी टॉपिक वाइज इंडियन जीके भी स्टार्ट करूंगी ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो पहला इंडस मेगा फूड पार्क मध्य भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो भी पहला हो वो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है मेगा फूड पार्क, इंडस मेगा फूड पार्क, मध्य भारत का पहला है ये। गणतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए कौन थे? फखरुद्दीन अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वरागिरी वेंकटेश्वर या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? दीजिए आंसर। तो 19 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति, गणतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति। चारों वेदों में से कौन से वेद की निर्मिति हरियाणा के क्षेत्र में हुई है, यानी कि हरियाणा में हुई है? बताइए कौन से वेद की निर्मिति हुई है इनमें से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? आपको पता है ये 4 ही वेद हैं और इनमें से एक की निर्मिति हरियाणा क्षेत्र में हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की निर्मिति हरियाणा क्षेत्र में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी? अब बताइए कौन थी इनमें से? नवराज संधू, ज्योति अरोड़ा, धीरा खंडेलवाल या संजीव कौशल? दीजिए आंसर जल्दी से, 5 सेकंड है बस सभी के पास, जल्दी से आंसर दीजिए। पहली फर्स्ट हो गया, वैसे ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन थी? श्रीमती नवराज संधू। ठीक है, नवराज संधू थी हरियाणा की पहली गृह सचिव और महिला प्रमुख शासन सचिव। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी का नाम क्या है? अब आप खुद ही देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है एचएससी वालों ने। मतलब जो मुख्यमंत्री थे ना उनकी वाइफ्स के नाम भी पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये अभी 2020 में ही एक कोई जो प्रोग्रामर वगैरह है ना उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन, वहाँ से उठाया है मैंने। आई थिंक 2020 का प्रोग्रामर या कुछ कोई फीमेल एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था ये 2020 में ही। तो आंसर मैं आपको बता रही हूँ इसका, श्रीमती स्नेहलता। ठीक है, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी का नाम श्रीमती स्नेहलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मा पार्क जिसका लक्ष्य अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने वाली अकादमियां, यानी कि जो अकेडमीज है ना उनको अकादमी बोलते हैं हिंदी में,
और इकोसिस्टम सुगम कर फार्मास्यूटिकल उत्पादन सब बनाकर हब बनाकर आएगा, हब बनाकर हरियाणा का विकास करना है। तो वो कहाँ पर है ये बताना है। बताइए कहाँ पर है ये? करनाल में है, गुरुग्राम में है, हिसार में है, भिवानी में है? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? करनाल। ठीक है, करनाल में है फार्मा पार्क, जिसका लक्ष्य अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने वाली एकेडमीज और इकोसिस्टम सुगम कर फार्मास्यूटिकल उत्पादन हब बनाकर हरियाणा का विकास करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया था इनमें से? बताइए। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? सबसे पहले किस राज्य ने लॉन्च की थी ये? किस राज्य ने इस ऐप का शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया था? हरियाणा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो इनमें से हरियाणा में सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? ये क्वेश्चन भी एज इट इज उसमें तालाब ही लिखा हुआ था, झील नहीं लिखा हुआ था। यूं का यूं एचएसएससी में पूछा गया था। बताइए। ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम ही थे, ब्लू बर्ड, दमदमा, बड़कल या सूरजकुंड। दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा दमदमा। ठीक है, जो दमदमा तालाब है वो हरियाणा में सबसे बड़ा तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी घग्गर की उपनदी नहीं है? यानी कि जो घग्गर नदी है ना उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी। बताइए कौन सी नहीं है इनमें से? बेतवा को कई बार बेतरवा भी बोल देते हैं, बेतरावी भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर पेपर में ऑप्शन चेंज हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? बेतवा ही होगा। ठीक है, घग्गर की उपनदी नहीं है, बेतवा नहीं है। और है कौन सी ये भी याद रख लीजिए, पेपर में है ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो कौन कौन सी है? कौशल्या, मारकंडा और चेटांग जो नदी है ना वो घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी है, उपनदी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उपक्रम शुरू किया गया था। तो उस उपक्रम का नाम क्या रखा गया था इनमें से? ये बताना आपको घग्गर नदी के लिए। बताओ। घग्गर बचाओ योजना, घग्गर एक्शन प्लान, स्वच्छ घग्गर अभियान या घग्गर कॉलिंग? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड है बस, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? घग्गर एक्शन प्लान। ठीक है, घग्गर एक्शन प्लान नाम रखा गया था घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए जो हरियाणा सरकार ने योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द सर्च इंजन स्कैन्स द साइट एंड गेट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट इंक्लूडिंग द URL, इट इज कॉल्ड एज। हिंदी वालों के लिए, यदि सर्च इंजन को स्कैन कर URL के साथ उसकी सारी जानकारी प्राप्त करता है तो उसे क्या बोला जाता है? बताइए। बताइए। सॉर्ट, इंडेक्स, स्क्रॉल या रैंक? तो इसका आंसर क्या होगा? क्रॉल। ओके, क्रॉल बोला जाता है। जब भी सर्च इंजन को स्कैन करके URL के साथ उसकी सारी जानकारी प्राप्त करते हैं ना तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इसको हिंदी में भी क्रॉल ही बोलते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं डाला। ठीक है, जहाँ पर सेम ही चीज़ बोलते हैं ना वहाँ पर मैंने दोनों लैंग्वेज में नहीं डाला है, क्योंकि मीनिंग तो बात तो एक ही है। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैरेक्टर डिवाइस? तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर डिवाइस का उदाहरण है? बताइए। अब सीरियल पोर्ट, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या USB कैमरा? आंसर दीजिए जल्दी से, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या है? कैरेक्टर डिवाइस है। ओके, देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एक बार में याद ना हो, तो अभी वीडियो को करने के बाद एक बार कल फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, कल फिर से रिवाइज कर लोगे तो ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपको। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद द डिवाइस कंट्रोलर थ्रू डैश सॉफ्टवेयर, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस है वो कंट्रोलर के साथ किस सॉफ्टवेयर द्वारा संवाद करता है, यानी कि किस सॉफ्टवेयर द्वारा कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है? तो बताइए कौन सी डिवाइस है वो जिसके साथ, जिसकी थ्रू ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है? बताइए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर और इनर्ट गैस, यानी कि कौन सी गैस विरल और निष्क्रिय है? जिनकी साइंस थोड़ी वीक है उनको बता देती हूँ। इनर्ट गैस कौन सी होती है? इनर्ट गैस होती है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, वो होती है। ओके, निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस बोल देते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, यानी कि निष्क्रिय है, इनर्ट है?
तो बताइए कौन सी है इनमें से? जिनोन। ओके, जिनोन। जिनोन जो गैस है वो इनर्ट गैस है, यानी कि विरल और निष्क्रिय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन, यानी कि इनमें से कौन सा उभयचर है, यानी कि जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। ठीक है, दोनों जगह पर रह सकता है, यानी कि पानी में भी और धरती पर भी। तो बताइए इनमें से क्या है? फिश यानी कि मछली, एम्यू इसको ऐसे ही बोलते हैं, पिजन यानी कि कबूतर, और सलमेंडर इसको यूं का यूं बोलते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? सलामेंडर। ओके, सलामेंडर है इनमें से एम्फीबियन, यानी कि उभयचर, जो धरती पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। देखिए ये नाम याद कर लीजिए, सैलामेंडर। ये क्या है? एम्फीबियन है, उभयचर है, थोड़ा अलग सा है, इसलिए दोबारा से बोल रही हूँ आपको, याद कर लीजिएगा इसको, या फिर वीडियो को एक बार कल फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन डाउट में वो हो जाएंगे, डबल स्पीड में करके एक बार कल देख लीजिएगा इसको। रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक डैश इज फेवरेट पास टाइम्स। तो बताइए क्या होगा इसका मीनिंग? मीनिंग नहीं, यहाँ पर क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि पेपर में मीनिंग कोई नहीं बताता। बताइए इज, आर, वाज या बीइंग, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? आर। ओके, रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक आर इज फेवरेट पास टाइम। अब देखिए यहाँ पर आर क्यों आया? जहाँ पर सिंगुलर हो वहाँ पर इज आता है, और जहाँ पर प्लूरल हो वहाँ पर आर आता है। यहाँ पर रीडिंग की भी बात हो रही है और लिसनिंग म्यूजिक की भी बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है ना, तो इसलिए आर आया, इज नहीं। ओके, प्लूरल हो गया ना, डबल चीज़ें हो गई। हवाई सफर सस्ता और व्यापक बनाने का लक्ष्य रखने वाले उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जो हवाई सफर है ना उसको सस्ता और व्यापक बनाने का लक्ष्य जो रखता है उड़ान, जो उड़ान जो चलाई गई थी, तो उसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि उसके फुल फॉर्म क्या है? बताइए इनमें से। यूनियन डेवलपमेंट एंड नेशनल मूवमेंट, टुडे देश के आम नागरिक, यूनियन डेवलपमेंट एंड नेशनलिटी, या सभी उड़े सभी का विकास हो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चंस ये अभी प्रीवियस पेपर्स के हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर होगा उड़े देश के आम नागरिक। ओके, उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? उड़े देश के आम नागरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिर जंगल कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा फेमस डेस्टिनेशन है जहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए गिर जंगल कहाँ पर है इनमें से? मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर या राजस्थान? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर मैं आपको बता रही हूँ, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। गिर जंगल गुजरात में है। देखिए गैस है गिर और गैस है गुजरात, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या पाए जाते हैं, मुख्यतः किस चीज़ के लिए? शेरों के लिए है। यदि कोई राज्यसभा का सदस्य रह चुका है और प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक है तो न्यूनतम आयु क्या होगी? बताइए आप, 25, 30, 35 या 40? आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स हैं, दीजिए आंसर। इसमें मैं सभी का आंसर बहुत ध्यान से देख रही हूँ, देखती हूँ कौन कौन क्या क्या आंसर देने वाला है। दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं बता रही हूँ सभी को। इसका आंसर क्या होगा? 30। ठीक है, 30 साल। आप देखिए इसका आंसर 30 साल क्यों है? वैसे तो प्रधानमंत्री की जो मिनिमम आयु वो कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर 30 वर्ष क्यों आ रही है? आप देखिए कोई राज्यसभा का सदस्य रह चुका है तो ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 साल। ओके, तो वो 30 साल का तो होगा ही। ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 साल तो अब चाहिए ही है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य वो पहले रह चुका है। ओके, तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में हरियाणा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? अब ये हमारे देश से कहीं बाहर हरियाणा दिवस मनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो बताइए कौन से शहर में? अब ये तो पता चल गया होगा आपको कौन से देश में मनाया गया, ये भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। अब ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में मनाया गया ये बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हरियाणा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्री का नाम भी पूछा जा सकता है, शहर का नाम भी। वैश्विक कृषि शिखर सम्मेलन में हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो बताइए वैश्विक कृषि शिखर सम्मेलन में हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, वैश्विक शैक्षणिक पुरस्कार, वैश्विक कृषि पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं मेरे डेली आते हैं वीडियो में, तो उन सभी के लिए मैं जो 6 महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स बनाऊंगी जल्दी, और इसकी जो PDF होगी ना वो भी आपको प्रोवाइड करूंगी सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, 6 महीने की PDF हरियाणा के करंट अफेयर्स की, और साथ ही वीडियो।
सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य पुरस्कार मिला था, ठीक है, पशुपालन के लिए मिला था हरियाणा को पुरस्कार। हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई? आप देख लीजिए, आप हरियाणा कितने ज़्यादा सन पूछ रहा है HSC, तो आपको आप सभी सन याद रखने हैं अच्छे से। वैसे तो मैं आपको सारे के सारे सन धीरे धीरे करके याद करा ही दूंगी, वीडियोस प्रोवाइड करा करा के, कभी क्विज में डाल के, कभी जो दिन में मेरी वीडियो आती है उसमें डाल के, हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्विज की, तो आपको याद हो जाएंगे सब। ओके, इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985, ठीक है, 22 दिसंबर 1985 में स्थापना हुई थी हरियाणा उर्दू अकेडमी की। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी के लिए कौन सा विख्यात स्मारक बनवाया? तो बताइए, अपनी रानी के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा स्मारक बनवाया था? इनमें से असीगढ़ का किला, गुजरी गेट, गुजरी किला या लटकी मस्जिद? बताइए जल्दी से। 40th का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरी किला। ओके, गुजरी किला, जिसको गुजरी महल भी बोल देते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था ये अपनी रानी के लिए। हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सा विख्यात स्मारक है? तो इनमें से बताइए, हरियाणा के रोहतक जिला में कौन सा विख्यात स्मारक है? ख्वाजा खिलजी मकबरा है, रामबाग है, लटकी मस्जिद है, चोरों की बावली है? आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं, टाइम अप। आंसर क्या होगा इसका? चोरों की बावली, ठीक है। हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सा स्मारक है? इसमें चोरों की बावली, ये मैम के पास स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ असिडुअस। आप बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? इनोसेंट, हेस्टी, डेलिब्रेट या डिलिजेंट? आंसर दीजिए जल्दी से, 5 सेकंड है सभी के पास। देखिए, आई होप आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए, जिसको पेपर क्रैक करना है ना, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, तो प्लीज़ इंग्लिश भी करनी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, डेली के डेली 4 वर्ड्स लर्न किया कीजिए जो मैं आपको कराती हूँ क्विज में। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 सेकंड का आंसर डी, यानी कि डिलीजेंट, ठीक है। एसिडस का सिनोनिम क्या होगा? डिलीजेंट। अब देखिए, एसिडस क्या होता है? मेहनती, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो ना, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो किसी भी चीज़ के लिए, अपना पेपर क्रैक करने के लिए या किसी भी काम के लिए, अपना जॉब लगने के लिए, व्हाटएवर, उसे एसिडस होता है मेहनती, ठीक है। अब डिलीजेंट भी क्या होता है? डिलीजेंट भी मेहनती होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया एसिडस, डिलीजेंट, मेहनती। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। इनोसेंट, इनोसेंट क्या होता है? मासूम जो होता है, कहते हैं ना ये इनोसेंट है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, यानी कि मासूम है ये, ठीक है। हेस्टी, हेस्टी क्या होता है? तीव्र गति से, ठीक है, आप ऐसे करके याद रख सकते हो इसको। हेस्टी मतलब हेस्टी, एकदम से, जल्दी से, तीव्र गति से, ठीक है। नेक्स्ट, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट क्या होता है? डेलिब्रेट होता है सोच समझ कर, यानी कि आराम से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीजेंट, जिसका मेहनती होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो रट लीजिए, एसिडुअस, डिलीजेंट, मेहनती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 43rd, एंटोनिम ऑफ क्रॉस। अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? रिफाइंड, ब्रीफ, एवेसिव या डिफेंसिबल? आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? रिफाइंड। ओके, एंटोनिम क्या है क्रॉस का? रिफाइंड है। अब देखिए, क्रॉस होता क्या है? अनाड़ी, मूर्ख, ठीक है। क्रॉस क्या होता है? अनाड़ी, मूर्ख। अब देखिए, जिसको आप घर पे मूर्ख बोलते हो ना, अनाड़ी बोलते हो, बेवकूफ़ बोलते हो, अपने किसी फ्रेंड को, किसी को भी जो भी मानते हो, उसको आप क्रॉस बोलना शुरू कर दीजिए, या फिर ना उसका नंबर इस नाम से सेव कर लीजिए, इस तरह आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सेव कर लीजिए, क्रॉस भी और रिफाइंड भी, ठीक है। तो उससे आपको ये याद हो जाएगा। चीज़ों को ना किसी भी तरह लाइफ में कनेक्ट करिए, इंग्लिश वर्ड्स को। अगर आप डेली उन चीज़ों को देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे वो नंबर आएगा, वो चीज़ आएगी, तो आपको वो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बता चुकी हूँ, रिफाइंड और क्रॉस का मतलब तो अनाड़ी या मूर्ख होता है। बाकी के ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। ब्रीफ, ब्रीफ क्या होता है? संक्षिप्त में, सुना होगा ना, ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए, यानी कि संक्षिप्त में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इवेसिव, इवेसिव क्या होता है? मुसीबत से निकलना, ओके, या फिर अस्पष्ट भी बोल देते हैं इवेसिव को, दोनों मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है। और अभी नेक्स्ट ऑप्शन है डिफेंसिबल। डिफेंसिबल क्या होता है? जिसे बचाया जा सके, ओके, डिफेंसिबल, जिसे बचाया जा सके। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डिफेंस यानी कि आर्मी, आर्मी क्या करती है? बचाती है, तो डिफेंसिबल क्या हो गया? जिसे बचाया जा सके। इडियम, द हैवी डाउनपोर प्लेड हैवॉक इन द कोस्टल एरिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कॉज डिस्ट्रक्शन, कॉज डिजीजेस, कॉज फ्लड्स, कॉज हार्डशिप। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जो स्टार के अंदर है ना, ये इडियम है, मैं आपको बताती हूँ बाकी सेंटेंस। तो बताइए, प्लेड हैवॉक का जो इडियम है वो क्या होना चाहिए इनमें से? डेली का जो एक ईडीएम और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको कराती हूँ ना, ये भी आपको याद करना है डेली, ठीक है। आपको पता है पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो डेली की ये 3-4 चीज़ें तो आप याद कर ही सकते हो, या फिर वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए यानी कि कॉज्ड डिस्ट्रैक्शन। ओके, प्लेड हैवॉक का मतलब होता है कॉज्ड डिस्ट्रैक्शन यानी कि नाश विध्वंस करने वाला, ठीक है ना, नाश विध्वंस करने वाला। जैसे कि कहीं बाढ़ हो जाए तो क्या बोलते हैं, प्लेड हैवॉक यानी कि कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा विनाश कर दिया। अब देखिए इसमें कॉज डिजीजेस है, इसका मतलब क्या है, तो बीमारी होता है। कॉज फ्लड्स, फ्लड्स आपको पता है बाढ़ होती है। कॉज हार्डशिप, हार्डशिप क्या होता है, मुसीबत। ओके, कॉज हार्डशिप यानी कि मुसीबत। आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए पर्सन वो हैज अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटीज और वो इज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक्सपर्ट, प्रोडिजी, स्कॉलर या जीनियस। बताइए जल्दी से, 45th का आंसर ए बी सी या डी। सभी को 5 सेकंड्स का टाइम मिला हुआ है, आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। आंसर आपको मैं बता रही हूं, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोडिगी। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ए पर्सन वो हैज अनयूजुअल यानी कि जो सामान्य ना हो। यूजुअल क्या होता है, सामान्य होता है। अनयूजुअल आ गया तो क्या हो गया, असामान्य, ठीक है। और रिमार्केबल एबिलिटीज यानी कि एबिलिटी क्या होता है, योग्यता किसी के अंदर, ठीक है। तो या फिर वो इज रिमार्केबल एग्जाम्पल, या फिर किसी चीज का एग्जाम्पल हो या फिर पर्सन हो। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या है इसका मतलब है अत्यंत असामान्य विशेषताओं वाला व्यक्ति या किसी असामान्य चीज का उदाहरण, ठीक है। लिखा हुआ है ना अनयूजुअल, इसी से आप समझ जाइए असामान्य, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अब देखिए एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या होता है, जो विशेषज्ञ हो किसी चीज़ का, सुना भी होगा आपने, ये एक्सपर्ट है यानी कि विशेषज्ञ है। चलो इसका तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉलर। स्कॉलर क्या होता है, पंडित, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में स्कॉलर, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है जीनियस। जीनियस क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है, ये तो सभी को पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य है। अब इसमें से वाक्य कौन सा है ये बताना है। खाना खाओ और सो जाओ। बताइए संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, निम्न में से कोई नहीं। आंसर दीजिए जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त वाक्य है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, और आ रहा है, और मैंने आपको बता रखा है जब भी कभी कंजक्शन से कोई जुड़ रहा हो ना, कोई दो वाक्य है, तो वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। या फिर व्याकरण की भाषा में बोले तो दो जो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, उनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलता है, उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य की मैं प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, जितनी चीज़ें थी उसमें बता चुकी हूँ। तो मिश्र वाक्य तो अब जो बच्चे डेली क्विज अटेंड करते हैं ना, आई होप उनका गलत होगा ही नहीं। फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से भी हिंदी स्टार्ट करूँगी। ओके, स्टार्टिंग से कराऊंगी सब कुछ। लोकोक्ति में कौन सी संधि है, तो बताइए कौन सी संधि है लोकोक्ति में। गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, आदि संधि है। आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा, गुण संधि। आप देखिए इसमें गुण संधि क्यों है, कारण क्या है। मैंने आपको बताया था जब भी कभी ए की मात्रा या ओ की मात्रा आ जाए तो वहां पर गुण संधि होती है, ठीक है। ए की मात्रा या ओ की मात्रा आ जाए तो कौन सी संधि होती है, वहां पर गुण संधि होती है। तो लोकोक्ति में आ रही है ना ओ की मात्रा, तो ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। चलिए नेक्स्ट, महात्मा में कौन सा समास है। अब बताइए महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या द्विगु है। दीजिए आंसर, 5 सेकंड है बस, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए जिनको टाइमिंग का नहीं पता है ना, 10 बजे डेली स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर देते हैं। आप भी डेली टेस्ट अटेंड कर सकते हो ये, ओके। और मैं भी अवेलेबल होती हूँ वहाँ पर, अपने डाउट्स भी साथ में पूछ सकते हो। तो महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय, ओके, कर्मधारय समास है। महात्मा में कर्मधारय समास क्यों है, कर्मधारय कौन सा होता है, ठीक है, कौन सा होता है, महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, ठीक है। तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। द्वंद्व आपको पता है ऊपर नीचे, हानि लाभ, शुभ लाभ, माता पिता, ये सब द्वंद्व होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि जिसका कोई और मीनिंग निकले, द्विगु जिसमें संख्या आ जाए, ठीक है। तो सभी तरह के समास में आपको डेली एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, कोई नहीं, आपको रट जाएंगे धीरे धीरे टाइम के साथ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। अब बताइए कौन सा अलंकार है इसमें, रूपक है, अतिशयोक्ति है, यमक है या अनुप्रास है। अब देखिए कई दिन से मैं समझा रही हूँ, इसका आंसर तो आपको दे ही देना चाहिए। मैं जानबूझकर आपका जो एक ही तरह की चीज़ होती है उसकी प्रैक्टिस कराती हूँ, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में घुस जाए बिल्कुल, और आप कंफ्यूज भी ना हो। तो बताइए
चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? अनुप्रास। ओके, इसमें अनुप्रास अलंकार। अब देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है क्यों। अब देखिए जब भी कभी पहला वर्ण या आखिरी वर्ण बार बार रिपीट हो, बार बार दोहराया जाए, तो वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसमें देखिए तय शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए तरनी में तय, तनुजा तय, तट तय, तय तय, देखिए हो रहा है ना बार बार रिपीट, तो कौन सा अलंकार हो गया? ये अनुप्रास अलंकार हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, शैतान की आंत में मुहावरा बताइए। अब जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि इजी मुहावरे तो नहीं, लेकिन जो टफ मुहावरे हैं ना आपके जैसे में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको डेली एक मुहावरा याद कराऊंगी। ठीक है, तो बताइए शैतान की आंत में मुहावरा कौन सा है? बहुत लंबा होना, बुद्धि बिगड़ जाना, दुष्ट व्यक्ति या बुरे काम करने में निपुण। बताइए क्या होगा इसका आंसर? दीजिए आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? बहुत लंबा होना। ओके, शैतान की आंत का मतलब क्या है? बहुत लंबा होना। ठीक है, तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होती है। ओके, अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, ये टेस्ट डेली 10 बजे होता है रात को। आप डेली आकर लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं और टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ओके, लाइव चैट में डेली आंसर दिया कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और बेल आइकन में 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल का ऑप्शन दबाना है आपको, वरना सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ऑल का ऑप्शन दबा लीजिएगा बेल आइकन में भी। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी स्कोर टाइप कर दिया आपने। और हाँ, जो स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देखते हैं, लाइव चैट में आंसर नहीं देते हैं, अगले दिन देखते हैं या बाद में कभी देखते हैं, तो वो भी अपना स्कोर नीचे ज़रूर टाइप करके जाया कीजिए। ओके, मैं सभी का स्कोर चेक करती हूँ, स्कोर ज़रूर टाइप किया कीजिए। और हाँ चलिए जल्दी सभी स्टूडेंट्स जिसने स्कोर टाइप कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए एक लाइक तो बनता है। ओके, बहुत मेहनत से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ, लाइक कर दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मैं डालती हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। ओके, और जितना हो सके वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दिया कीजिए। ओके, और हाँ एंड में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर आपको वीडियो में कोई चेंज कराना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूँगी। और मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, जिसने भी हरियाणा की मेरी प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज़ नहीं देखी है, हरियाणा में जो भी एग्जाम्स में अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी सीरीज़ में डालती हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको हरियाणा जीके की भी, इंडियन जीके की भी और एनिमल हस्बेंड्री की भी प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज़ मिल जाएगी, जो पेपरों में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, तो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। अगर किसी को लिंक ना मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग सकते हैं। और हाँ, जिसने अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं, कंप्लीट अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स, तो उनको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, हरियाणा के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स की वीडियो डाली है मैंने। तो thank you, like, share and subscribe. Thank you and good night to all of you. Bye bye.